हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का सचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और आप सभी बहुत कंसिस्टेंटली पढ़ रहे होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। देखिए, आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे मार्क्स लाने से, अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हैं और टू दी पॉइंट मेहनत कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स तो वैसे भी टू दी पॉइंट सब्जेक्ट है, बस इसके टॉपिक पढ़िए, समझिए और आंसर जाके लिख दीजिए। और इस फॉर्म में लिखेंगे तो और ज्यादा फायदा होने वाला है आपको। देखिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम सभी चाहते हैं परसेंटेज अच्छी मिले, और मेरी सबके लिए दुआ है कि आप सभी को अच्छी परसेंटेज मिले। लेकिन सिर्फ आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर कंसिस्टेंटली पढ़ना है। दिमाग से ये नहीं हटने देना है कि हमें अच्छी परसेंटेज लानी है, इसके लिए डेली पढ़ाई भी करनी है। आप एक टाइम टेबल बना के, ओके। सो आई विल बी शेयरिंग अ टाइम टेबल आल्सो विद यू पीपल, वो भी बनाएंगे। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट बजट। आखिर होता क्या है गवर्नमेंट बजट, ये डिस्कस करेंगे। और कौन सी गवर्नमेंट का बजट डिस्कस करेंगे? हम यूनियन बजट डिस्कस करेंगे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का। हम लोग स्टेट गवर्नमेंट का या लोकल गवर्नमेंट का, पंचायत का, किसी का बजट डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम से हमारे में 12th के लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। हमें सिर्फ यूनियन बजट पढ़ना है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्रीय सरकार हमारी बनाती है और प्रेजेंट करती है। कौन प्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है इसको, देश का। और इस समय हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? मिसेस निर्मला सीतारमन जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो गवर्नमेंट बजट हमारा प्रेजेंट करती हैं। ओके, तो अब बजट है क्या, पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीप्ट्स। स्टेटमेंट है, ये एक लेखा जोखा है जो क्या बताता है? एक्सपेक्टेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। एक्सपेक्टेड क्यों? यानी अनुमानित है ये, ठीक है। हम एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेटेड है, ओके, एक्सपेक्टेड है, अनुमान ही लगाया जा सकता है। देखिए, सही तौर पे तो बता नहीं सकते कि अगले साल क्या होने वाला है, ठीक है। तो हम एक्सपेक्टेशन करते हैं या एस्टिमेट करते हैं। रिसिप्ट्स यानी जो इनकम हमें होने वाली है, जहां जहां से पैसा गवर्नमेंट को मिलने वाला है। एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, और जहां उसका खर्चा होने वाला है। अब देखिए, जिस तरह हमारा बजट होता है, कुछ हमारे आमदनी के सोर्स होते हैं, कुछ हमारे खर्चे होते हैं आने वाले साल में। हम अनुमान करके बैठते हैं कि अगले साल तो भाई हम कार ले लेंगे, ठीक है। ऐसे गवर्नमेंट ये सोच के बैठती है कि अगले साल मुझे कितनी लंबी सड़कें बनवानी है, कितनी नई रेलगाड़ियां चलानी है, कितने लोगों को रोजगार देना है, कितनी इंडस्ट्रीज लगानी है, या क्या क्या चेंजेस इकोनॉमी में करने, ताकि हमारी इकोनॉमी डेवलप कर सके, ग्रो कर सके। तो इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीव्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर क्या होती है? एक साल जो हमारे इकोनॉमिक रूप से, इकोनॉमिक ईयर जो होता है, हमारे अर्थव्यवस्था का जो साल होता है, वो कौन सा होता है हमारा? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अच्छा, हर देश में अलग अलग होता है, पर इंडिया में कहां से है? 1 अप्रैल टू कहां तक? 31 मार्च, ठीक है। 31 मार्च ये हमारा क्या है? फाइनेंशियल ईयर है। तो एक साल में, पिछले साल में क्या हुआ? जैसे अब 2021 का बजट हम प्रेजेंट करेंगे, तो 2020 के साल में क्या हुआ, वो सारा फाइनेंशियल ईयर में, जैसे कि 1920 वाले ईयर में क्या हुआ, वो हम प्रेजेंट करेंगे। 2021 के लिए हमारी प्लानिंग होगी, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और बजट कब प्रेजेंट किया जाता है? अब इसकी डेट में बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपका टर्न आया है, हमारे चेंज आया है पिछले सालों में। वो क्या है? अंटिल 2016 तक हमारा जो बजट था, वो लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को, यानी 28 या 29 को प्रेजेंट किया जाता था। और कभी कभी अगर छुट्टी या कुछ है तो कुछ भी ऐसे उस पे 27 को भी प्रेजेंट किया जा सकता था। लेकिन अब क्या हुआ? 2017 से अरुण जेटली जी ने 2017 में फरवरी 1 को, यानी 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट किया सुबह 11 बजे। अब सुबह 11 बजे, आपको पता है, इससे पहले बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में, इससे पहले हमारा बजट शाम को 5 बजे प्रेजेंट किया जाता था सन 2000 तक। लेकिन उसके बाद सन 2001 से 11 बजे प्रेजेंट किया जाता है। इसके पीछे छोटी सी कहानी है। हमारा बजट जो है वो ब्रिटिश टाइम से चला आ रहा है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी? वो अपना बजट जो ब्रिटेन का था वो पहले प्रेजेंट करती थी, और उसको नून में यानी दोपहर को प्रेजेंट करती थी, और हमारे बजट को शाम को प्रेजेंट करती थी। क्यों? क्योंकि उस समय वहां पे ब्रिटेन में सुबह हो जाती थी, तो वो अपने हिसाब से बजट प्रेजेंट करते थे। अब हमने भी उन्हीं की प्रथा को फॉलो किया, और हम भी सन 2000 तक इसको इस तरह फॉलो करते रहे, और शाम को हमारा बजट प्रेजेंट किया जाता था, शाम को 5 बजे। लेकिन यशवंत सिन्हा जी ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे एनडीए गवर्नमेंट के दौरान, अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौरान प्रधानमंत्री जब वो
तो 2001 में यशवंत सिन्हा जी ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने, सुबह 11 बजे इसे प्रेजेंट किया और तब से हमारा बजट सुबह 11 बजे प्रेजेंट किया जाता है। ओके, सो ये तो हुई डेट और टाइम इसकी। अब फरवरी 1 है, बजट प्रेजेंटेशन की डेट फरवरी 1 है। आप लोग 27, 28 या 29 लिख के मत आ जाइएगा एग्जाम में, एमसीक्यूज के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बजट के। अब देखिए, हमने तो ये देख लिया कि ये आने वाले साल के लिए लेखा जोखा है, जो हम प्लान करेंगे, पॉलिसी करेंगे, कितना हमें क्या करना है। लेकिन क्यों करना है, गवर्नमेंट को ऐसा क्यों करना पड़ता है? देखिए, हम किस लिए करते हैं? अगर हमारा बजट हम डिसाइड करते हैं ताकि हमारा विकास हो सके, हमारी फैमिली ग्रो कर सके, हम हैप्पी रह सकें या नई नई चीजें खरीद सकें और अपना समाज में दर्जा बढ़ा सकें। इसी तरह हमारी इकोनॉमी भी चाहती है कि संसार में इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन इकोनॉमी का दर्जा बढ़ा सके और अपने लोगों को खुश रख सके, सोशल वेलफेयर कर सके, जीडीपी बढ़ा सके। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके लिए हमने कोड बनाया है। पहले तो कोड देख लो आप लोग, GAPRBCE, बड़ा सिंपल है ये कोड, और ये हमने फर्स्ट अल्फाबेट से बनाया। जब कभी आपको कोड बनाना हो तो उसके फर्स्ट अल्फाबेट लीजिए, ये जो टेक्निक आप फॉलो करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये कोड मैंने आपके लिए बना दिया, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो गैप रब से, या रब के कहेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, रब से, जैसे रेस हम कहते हैं तो यहाँ पे रब से कह लेंगे हम इसे। गैप तो ब्रांड आपको वैसे भी याद रह जाएगा। G फॉर GDP ग्रोथ। अब पहला हमारा क्या है गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव? GDP ग्रोथ, यानी कि हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में जीडीपी पढ़ रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। जितना भी उत्पादन है हमारे देश में, इंडस्ट्रीज करती हैं, सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस कर रही हैं, वो सकल घरेलू उत्पाद हम बढ़ाना चाहते हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि हमारी सकल घरेलू उत्पाद से नेशनल इनकम बढ़ेगी, हमारा देश प्रॉस्पर करेगा और लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा, ज्यादा इनकम होगी और लोग ज्यादा प्रॉस्पर या वेलफेयर उनका ज्यादा होगा। तो अब वो करती कैसे है? देखिए, दो तरीके हैं उसके पास में। एक तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट से अपने आप नई नई फैक्ट्रीज लगा दे, जैसे कि भेल है, गेल है, आपकी BHEL है, GAIL है, सेल है, नवरत्नास है भारत के, वो सारी इंडस्ट्रीज लगाए और लोगों को उनको रोजगार दे, प्रोडक्शन बढ़ाए, और उनमें क्या होगा? प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, रोजगार भी मिलेगा भाई लोगों को। जैसे कि आपका जितनी भी सारी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज हैं उन सब में क्या होता है? लोगों को रोजगार मिलता है, जिसे हम गवर्नमेंट जॉब कहते हैं। ठीक है, बाकी और ज्यादा चीजें बढ़ा सकती है, जैसे कि आपकी पुलिस पुलिस की नौकरियां आपको प्रदान कर सकती है, तो जीडीपी ग्रोथ उससे भी बढ़ती है, आपकी शांति बहाल होती है। ओके, तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो गया ये तो आपका। दूसरा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? था अब गवर्नमेंट तो कर देगी अपना इन्वेस्टमेंट, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को कैसे बनाया जाए? इसके लिए दो तरीके होते हैं। टैक्स रिबेट्स यानी टैक्स में उन्हें कटौती दे देती है कुछ भी, कि इतने सालों तक भाई आप इंडस्ट्री लगाओ। जैसे कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है आपको, कोई उद्योग सेटअप करना है, इंडस्ट्री लगानी है, बिस्किट की फैक्ट्री लगानी है, तो आपको ये कहा जाएगा भाई आप 5 साल तक टैक्स मत देना, कॉर्पोरेट टैक्स मत देना, और आप टैक्स अपनी इंडस्ट्री लगाओ, मुनाफा कमाओ और अपने पास रखो। ओके, अब दूसरा क्या है? सब्सिडीज देना। यहां लिख लेते हैं इसको सब्सिडीज। ओके, सब लिख देती हूँ, सब्सिडीज। गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है इन लोगों को और छूट देती है, रॉ मटेरियल की खरीद में छूट देती है और बहुत सारी सब्सिडीज इन्हें मिलती हैं, ताकि प्राइवेट सेक्टर वहां पे अपना पैसा लगाए और उत्पादन करे और जॉब क्रिएट करे इकोनॉमी में। तो जीडीपी ग्रोथ इस तरह से बढ़ाती है। दो तरीके हैं, आपकी बुक में भी ये तरीके दिए हुए हैं। ओके, एलोकेट रिसोर्सेस। एलोकेट का मतलब है आवंटन, बांटना। अब बांटती कैसे रिसोर्सेस, कैसे इधर उधर करती है? देखिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल वेलफेयर दो तरीके होते हैं, ये एलोकेशन रिसोर्सेज जिनसे किया जाता है। अब जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या करता है? उसे तो भाई प्रॉफिट चाहिए। अब अंबानी जी थोड़ी जाके हमारे देश की सड़कें बनाएंगे या रेलवे चलाएंगे, उनको जहां मुनाफा नहीं होगा वो फैक्ट्री या इंडस्ट्री बंद कर देंगे। ऐसे ही आपका बहुत सारी और भी, जैसे ब्रिटानिया की फैक्ट्रीज हैं, उनका बिस्किट नहीं बिकेगा तो बिस्किट उत्पादन बंद कर देंगे। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है। गवर्नमेंट क्या करती है? उसे सोशल वेलफेयर भी करना होता है, यानी लोगों का, अपने जो जनता है उसका भला भी करना होता है। तो अब होता क्या है, जो इंडस्ट्रीज, कुछ इंडस्ट्रीज तो ऐसी होती है जिनमें मुनाफा होता है, जैसे खाने पीने के उद्योग हो गए, सिगरेट इंडस्ट्री हो गई, हालांकि सिगरेट इंजूरियस होती है बहुत ज्यादा, उसमें लोगों को बहुत मुनाफा है। लिकर इंडस्ट्री है, शराब बनाने की फैक्ट्री है, उसमें मुनाफा है लोगों का। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मुनाफा है। लेकिन जिनमें मुनाफा नहीं है उनमें वो लोग पैसा नहीं लगाते। उनमें कौन पैसा लगाए? गवर्नमेंट लगाएगी।
ठीक है। सड़कें बनवाएगी, अब सड़कें तो ये लोग बनवाएंगे नहीं, सड़कें बनवाएगी ताकि उन पे वाहन चल सकें। गवर्नमेंट डिपो होती है, रेलवेज चलाएगी ताकि लोग आ जा सके, अपना काम कर सकें और देश की तरक्की हो सके। या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स होती हैं, उनमें भी रिसोर्सेज जाते हैं, इसका एलोकेशन होता है उसके थ्रू भी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स के थ्रू भी होता है। और बहुत सारे सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है भाई। एजुकेशन जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो ये बनाती है, पार्क्स बनाती है, बहुत सारे और भी फैसिलिटीज ये गवर्नमेंट उनको देती है और यहाँ पे सोशल वेलफेयर का काम भी होता है। तो एलोकेशन करती है रिसोर्सेज का, ठीक है। देन प्रोवाइड पब्लिक गुड्स। अब पब्लिक गुड्स कौन से होते हैं आपके? लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस व्यवस्था जैसे हो गई हमारी, कोर्ट्स है हमारे जितने भी सारे, वो गवर्नमेंट करती है। डिफेंस, हमारी जो सेनाएं हैं जो हमारे देश की रक्षा करती है फ्रंटियर्स की, वो आपका गवर्नमेंट उसका प्रोविजन देती है, गवर्नमेंट उसका इंतजाम करती है। पार्क बनाती है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स यानी पीडीएस, राशन की दुकानें हैं वो भी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है, पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करती है। रोड्स बनाती है और इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डेवलप करती है, जैसे सैनिटेशन है, पानी की व्यवस्था हो गई, जल की व्यवस्था, जल निगम होता है आपका। ये सारी कौन करता है व्यवस्था? आपकी गवर्नमेंट करती है। इसके लिए भी वो बजट बनाती है, कितने की आपका इस बार पुलिस पे कितना खर्चा होगा, एजुकेशन पे कितना खर्चा होगा, कितने स्कूल बनाए जाएंगे, पार्क कितने एस्टेब्लिश किए जाएंगे, ओल्ड एज होम्स बनाती है, ऑर्फनेजेस बनाती है, विडो हाउसेस बनाती है। वो सारे के सारे क्या है आपके पब्लिक गुड्स में आपकी देती है गवर्नमेंट आपको। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये आपने सुना भी होगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी इनकम को दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करना, दोबारा से बांटना इनकम को। दोबारा कैसे बांटेगी भाई? दो तरीके से बांट सकती है, आपकी टैक्स के थ्रू और आपकी सब्सिडीज के थ्रू। अब क्यों बांटती है पहले ये देखिए आप। हर देश में गवर्नमेंट ये चाहती है, और हर देश जब भी तरक्की करेगा जब उसके ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छे रहन सहन के स्तर पर हों, यानी सबको रोटी कपड़ा मकान मिल रहा हो। अब हमारे देश में क्या है, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। तो अब इसको सुधारेगा कौन भाई? ऐसा तो नहीं कि भगवान जी आएंगे। तो इस काम को गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट कैसे करती है कि अमीरों पर थोड़ा ज्यादा टैक्स लगा देती है, हालांकि लगता तो थोड़ा निचले वर्ग पर भी है, अमीरों पर हर चीज में थोड़ा ज्यादा टैक्स लगा जो भी वो यूज करते हैं, जैसे लग्जरी कार्स हो गई, एसी जैसे हो गए हमारे, या और बहुत सारे जैसे आपकी ट्रिप्स हो गई, या बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाना पार्टीज हो गई, उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लग जाता है, या उनकी इनकम पे टैक्स बहुत ज्यादा है, जैसे कि जो उनकी इनकम होगी 30% तक उनका टैक्सेशन लगता है। तो अब हमारा टैक्सेशन के द्वारा क्या करती है, अमीरों से थोड़ा पैसा ये ले लेती है गवर्नमेंट हमारी, और उसे गरीबों के लिए जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स में खर्च कर दिया, या ओल्ड एज पेंशन में खर्च कर दिया, या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो आपके बेरोजगार लोग होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिलता है। तो ये सारी चीजें क्या करती है, वो उन्हें गरीबों को बांट दिया। टैक्स ले लिया अमीरों से, अब क्या किया, सब्सिडी दे दी। टैक्स का उल्टा क्या होता है, सब्सिडी। सब्सिडी दे दी आपकी गरीबों को, या जो पॉवर्टी लाइन से गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उन्हें सब्सिडी दे दी। जैसे सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है जो अकाउंट में जमा हो जाती है आपकी, और खाने पीने की चीजों पे सब्सिडी देती है, जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप यानी राशन की दुकानों पे जो चावल बाजार में 50 रुपए किलो या 20 रुपए किलो है, उस चावल को 2-4 रुपए किलो ये देती है, 4 रुपए 5 रुपए किलो गरीबों को आवंटित करती है, बांटती है। इससे क्या हुआ, गरीबी थोड़ी सी कम हो जाती है, लोग जो खाने पीने के भी मोहताज है उन्हें खाना पीना मिल जाता है। इस तरह से वो गरीबी को थोड़ा हटाती है। रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी बैलेंस बनाती है आपकी इकोनॉमी में, जिनके पास पैसा कम है उन्हें थोड़ा पैसा दे देती है, जिनके पास पैसा ज्यादा उनसे थोड़ा पैसा ले लेती है टैक्सेस के थ्रू। ओके, अब आते हैं हमारे इस पॉइंट पे, बी हमारा जो अल्फाबेट है। अब गैप तो हो गया जीएपी, जी से क्या था, जीडीपी ग्रोथ, ए से एलोकेट रिसोर्सेज, पी से हमारा प्रोवाइड पब्लिक गुड्स। ओके, अब आता है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। आपने देखा होगा जैसे एनसीआर रीजन है, गुड़गांव है, ग्रेटर नोएडा या मुंबई है या बेंगलोर है, हैदराबाद है, इन जगहों पे लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंच जाते हैं। यानी कि वहां पे क्या होता है, उन सिटीज में जो लोग जाके बस जाते हैं, क्यों, क्योंकि वहां रोजगार उन्हें प्राप्त हो सके। अब गवर्नमेंट क्या देखती है कि सारे के सारे लोग अगर इन्हीं एरियाज में चले जाएंगे तो बाकी हिंदुस्तान में कौन रहेगा। इसके लिए रीजनल वर्ड बना है रीजन से। रीजन का मतलब है एरिया यानी प्रांत। वो प्रांतों के, विभिन्न प्रांतों के जो हमारे देश हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट है आपका, जो बिहार है, बंगाल है, जो पिछड़े वर्ग हैं, पिछले जो आपके जो एरियाज हैं, उनका भी वो क्या करती है, देखती है कि उनका भी डेवलपमेंट हो सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो सके, यानी उद्योग वहां
स्थापित किए जाए। तो उद्योग स्थापित करने के लिए उसने क्या किया, गवर्नमेंट ने आपके SEZs बनाए हैं। SEZs यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में क्या होता है, वो उद्योगपतियों को या प्राइवेट सेक्टर को सब्सिडीज देती है, टैक्स रिबेट्स यानी टैक्स उनका 5-7 साल के लिए माफ कर देती है, जब तक उनको वो अच्छी तरह मजबूत ना हो जाए, अच्छा प्रोडक्शन ना करने लग जाए, वहां पे इंडस्ट्रीज लगाई जाए। जैसे कि MP में SEZ मध्य प्रदेश में लगाया गया, तो वहां पे जो उस एरिया में SEZ में आएंगे जो लोग वहां पे अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे, तो उनको क्या मिलेगा, टैक्स में कटौती मिलेगी, टैक्स नहीं देना पड़ेगा शुरू में उन्हें। उसके बाद उन्हें रॉ मटेरियल जो खरीदेंगे वो खर्चा नहीं देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेशन मिलेगा कि वहां पर ये अपना इन्वेस्टमेंट करे, वहां पे जाए, फैक्ट्री लगाए। और जब SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा, तो वहां क्या होगा, इंडस्ट्री बनेगी, भाई इंडस्ट्री बन गई और वहां पे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस तरह क्या करती है वो, रीजनल ग्रोथ करती है, बैलेंस करती है, यानी हर रीजन की बैलेंस में ग्रोथ है। ऐसा ना हो भाई NCR रीजन, बेंगलोर, हैदराबाद ये सब तो बहुत डेवलप हो गए, बाकी के प्रांत हैं वो पिछड़े के पिछड़े रह गए, वहां के लोग भी पिछड़े रह गए और वहां कोई विकास नहीं हुआ। तो बैलेंस विकास करती है, रीजनल ग्रोथ करती है आपका। देन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। भाई आपको भी पता है चाइना के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा आपके नौजवान हैं, और इंडिया में ही नौजवान ज्यादा हैं आपके पूरे संसार में, और इसे कहते हैं हम डेमोग्राफिक डिविडेंड। और डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है हमारे यहाँ काम करने वाले लोग ज्यादा हैं, युवा वर्ग ज्यादा है, यानी कि अब उस युवा को रोजगार भी तो चाहिए। ऐसा तो है नहीं भाई युवा क्या करेगा, बैठ के अपना ताश थोड़ी खेलना है उसे, क्योंकि अगर युवा वर्ग बैठ गया या उसे रोजगार नहीं मिला तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, और ये सब भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि काम करने के लिए युवा चाहिए, लेकिन उसे काम पे कैसे लगाया जाए, इसके लिए भी गवर्नमेंट ही प्रोविजन करती है। वो क्या करती है, नई नई फैक्ट्री लगाती है, इंडस्ट्रीज लगाती है, उन्हें रोजगार देती है, गवर्नमेंट जॉब क्रिएट करती है, और अगर वो जॉब क्रिएट नहीं कर पाती वो प्राइवेट सेक्टर को भी मोटिवेट करती है जॉब क्रिएट करने के लिए। कैसे करती है देखिए, अब प्राइवेट सेक्टर वाले क्या चाहते हैं कि वो मशीनें लगा ले और ज्यादा काम मशीनें करे और आदमियों का काम थोड़ा कम हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप मशीनें थोड़ा कम लगाइए, इंडिया ऐसा देश है जहां लेबर ज्यादा है, तो आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करिए, ना कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है, आपकी मशीनें ज्यादा लगती हैं, लेकिन लेबर इंटेंसिव में आपके वर्कर्स ज्यादा लगते हैं। तो वो क्या कहती है, मशीनें कम यूज करो, आप वर्कर्स को ज्यादा एम्प्लॉय करो। तो प्राइवेट सेक्टर को भी मोटिवेट करती है कि वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे, ओके, और डेमोग्राफिक डिविडेंड को देश को यूज करे और नेशनल इनकम बढ़ाए। नेक्स्ट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखिए स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। जैसे आपके मार्क्स एग्जाम में कभी आपको 30% मिल जाए, कभी 90% मिल जाए, कभी फिर 30%, कभी 45%, तो ये क्या फ्लक्चुएटिंग है। इससे क्या होगा, आपका एक ग्रोथ का ग्राफ, एजुकेशनल ग्रोथ का ग्राफ अच्छा नहीं आ पाएगा और आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे कि होगा क्या। अब इस तरह किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है कि वो स्टेबल रहे। स्टेबल यानी ना तो फ्लक्चुएशंस ना आए। फ्लक्चुएशंस किस रूप में आते हैं, आपके बूम आ गया, रिसेशन आ गया, डिप्रेशन आ गया, इन्फ्लेशन आ गया, ये सारी खतरनाक स्थितियां हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। रिसेशन में क्या, मंदी, जैसे आजकल चल रहा है। कोरोना के बाद क्या, अभी तक कोरोना चल ही रहा है और क्या हो रहा है, लोग बाजारों में थोड़ा कम जा रहे हैं, डर के हमारे के बीमारी ना लग जाए हमें। अब बीमारी है भाई, जाना भी नहीं चाहिए आप लोगों को। अब क्या, सेल्स कम हो रही है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, उसके बाद में अब सेल कम होगी, प्रोडक्शन कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है तो लोग नौकरी से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि जब प्रोडक्शन कम होगा लोग नौकरी पर रखेंगे क्यों किसी को। स्कूलों से नौकरियां टीचर्स की चली गई, बहुत सारे इंडस्ट्री से वर्कर बेरोजगार हो गए, तो अब क्या, रिसेशन चल रहा है, मंदी चल रही है। तो ऐसे हमारा जो ग्रोथ का ग्राफ होता है, फ्लक्चुएशन होती है इकोनॉमी में, वो इस तरह होती है। अब ग्रोथ तो नॉर्मली बढ़ती जाती है, ऐसा नहीं है। अब ग्रोथ कहते हैं नेगेटिव ग्रोथ, कोरोना में नेगेटिव थोड़ी गई, लेकिन नॉर्मली ग्राफ ऐसे होता है। देखिए नॉर्मली आपकी हाइट बढ़ती चली जाती है, या आपके पास पैसा आया है, आपने मकान बनाया, तो नॉर्मली आपके एसेट्स बढ़ते हैं, आपके एसेट्स घटते नहीं। इस तरह इकोनॉमी भी इस तरह ग्रोथ जाती है ऊपर, इसलिए ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये इस तरह मूव करेगी, हमेशा याद रखना। और फ्लक्चुएशंस ऐसे आएंगे। बूम यानी वो स्थिति जहां सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत मुनाफा हो रहा है लोगों को, मतलब आप 10 रुपए लगा रहे हैं, आपको 100 रुपए बदले में मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा है। उसके बाद क्या होता है, अचानक से क्या होता है, अगर कुछ ऐसी अफवाह फैल जाए, कुछ भी हो जाए, तो अचानक से क्या होगा, नीचे की तरफ डाउनफॉल शुरू हो जाएगा इकोनॉमी का। अब हमारे यहाँ क्या हुआ है, कोरोना आई, कोरोना की वजह से डाउनफॉल हो गया इकोनॉमी का। अब इकोनॉमी का डाउनफॉल, पहले हमारी इकोनॉमी यहाँ थी, बूम तो आया ही नहीं था, हमारी इकोनॉमी कहीं यहाँ थी। अब क्या हुआ, यहाँ पे आई नहीं और हमारी इकोनॉमी
बढ़ने से पहले यहाँ घटना शुरू हुई और नीचे लुढ़कती लुढ़कती यहाँ पहुंच गई सपोज। अब नीचे है बहुत सारा नेगेटिव ग्रोथ रेट है इसकी। अब नेगेटिव में क्या है, अब यहाँ से इकोनॉमी को ऊपर कोई ले जाएगा। अब गवर्नमेंट को ये काम करना पड़ता है, क्योंकि और कोई तो ये काम करेगा नहीं, क्योंकि इस समय प्राइवेट सेक्टर को लग रहा है कि अब भाई घाटा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पे पैसा लगाएगी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेगी, क्योंकि जब इकोनॉमी स्टेबल होगी तभी आपकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। और इन सब खतरों से गवर्नमेंट बचाने की कोशिश करती है। कैसे? दो पॉलिसीज अपनाती है वो, एक तो होती है फिस्कल पॉलिसी और एक होती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट चलाती है और मॉनेटरी पॉलिसी आपकी लाती है कौन? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसी देश में सेंट्रल बैंक लाती है, हमारी सेंट्रल बैंक आरबीआई तो वो लाती है। तो इन सब स्थितियों से हमारी जो गवर्नमेंट है हमें बचाती है और इन सब खतरे जो रिसेशन, डिप्रेशन, इन्फ्लेशन, बूम है, इन्हें ना लाने की कोशिश करती है। ये आ जाते हैं तो गवर्नमेंट अपने टैक्स अपने, और जैसे क्या होता है अगर रिसेशन है तो इस समय टैक्स घटा देगी गवर्नमेंट। हमने डिस्कस किया है पिछले वाले वीडियो में, आप देख सकते हैं। रिसेशन के टाइम पर टैक्स घट जाएंगे, सब्सिडीज बढ़ जाएंगी, मोटिवेट किया जाएगा लोगों को खरीदारी करने के लिए आपका, क्योंकि टैक्स घटेगा तो लोगों के पास परचेसिंग पावर थोड़ी ज्यादा होगी। डिप्रेशन के टाइम भी, डिप्रेशन तो बहुत, रिसेशन से बुरी स्थिति डिप्रेशन की होती है। इन्फ्लेशन के टाइम क्या होगा, लोगों के पास बहुत पैसा, डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो उस समय क्या कर देंगे, टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं। ऐसे आरबीआई आपके बहुत सारे फंक्शंस करती है, हमने डिटेल में क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स में बता रखे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तब ये क्या है, आपकी इकोनॉमी को स्टेबल करने की कोशिश करती है। तो दैट्स ऑल अबाउट योर बजट। ये गवर्नमेंट बजट के बारे में है आपका, और आपके जो भी प्रॉब्लम्स है कमेंट्स में जरूर भेजिएगा। और इतना ज्यादा आप सब्सक्रिप्शंस के लिए और बहुत ज्यादा प्यार बरसाने के लिए चैनल पे थैंक यू सो मच। और ऐसे ही साथ में बने रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। 95 प्लस मार्क्स आपके कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप ही अपने मार्क्स ला सकते हैं कंसिस्टेंट स्टडी से। ओके, थैंक यू सो मच।